हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है। आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। देखिए, अपन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर हो गया है और मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों ने उसके मॉड्यूल में से क्वेश्चन भी टिप टाप के कर करा लिए होंगे। ये मेरा विश्वास है कि तुमने किए होंगे। और अगर कोई बच्चा इस विश्वास पे खरा नहीं उतर रहा हो तो वो आज ही मॉड्यूल को डाउनलोड करे और वहां से सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करे पोटेंशियल वाले। ठीक है, स्क्वायर वाले, ट्रायंगल वाले, पोटेंशियल एनर्जी वाले। अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे को वीडियो में, करस्पॉन्डिंग वीडियो में मेरे को कमेंट कर दे। चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन का अगला चौथा चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटर, कैपेसिटेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कैपेसिटेंस। क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। देखिए, कैपेसिटेंस तो एक फिनोमेना है। उस फिनोमेना के बेस पर जो डिवाइस तैयार की जाती है उसको कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है पहले फील कर देखते हैं क्या है। अपन लोगों ने फैन में, पंखे में एक सिलेंड्रिकल लगा हुआ व्हाइट कलर का देखा होगा, एक सिलेंडर के जैसा जिसमें दो तार निकले हुए होते हैं, वो है कैपेसिटर, जिसको आम भाषा में कहा जाता है कंडेंसर। कंडेंसर मोटर, पानी की जो मोटर्स घर में लगी होती है उसके ऊपर भी लगा हुआ होता है, कूलर में भी लगा हुआ होता है। तो ये कैपेसिटर अलग अलग जगह पर पाया जाता है। अब सवाल ये है कि ये क्यों लगाते हैं। अच्छा, मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताऊं उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताता हूं कि एक बार साहब हुआ ये कि हमारे घर में पंखा हो गया खराब, मतलब चलाया नहीं चला। तो हमारे एक माननीय बड़े अच्छे घर के परिवार के सदस्य थे, उन्होंने कहा डंडा लाओ और डंडे से पंखा चलाओ। मैंने किया, यार देखो अंकल का दिमाग निकल लिया, डंडे से पंखे चल रहे हैं तो बिजली क्या जरूरत है। अंकल डंडा लाए, डंडे को मारा, पंखा चालू। मैं जी क्या हुआ? तो हमने कहा, मैंने कि यार ये क्या था, मतलब मैंने, हमारे समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार ऐसा तो गंवार लोग करते थे। फिर हमको एक और एग्जाम्पल देखने को मिला। पानी की बोरवेल होती है खेतों में, तुमने शायद देखा हो, नहीं देखा हो तो फील करना, नेट पे देखना, यूट्यूब पे। बोरवेल है, उसमें एक मोटर लगा हुआ है, पर वो मोटर पे जो सूत का धागा, सूतली टाइप की बंधी हुई होती है, और उसको पकड़ के जोर से खींचते हैं और वो स्टार्ट हो जाता है। घर में जो मोटर लगी है उसमें ऐसा नहीं है, मगर वहां पे जो मोटर है उसमें ऐसा है। तो पहली चीज तो ये कि ये क्या था, कई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए एक जोर का झटका देना पड़ता है, उसके बाद वो चलना चालू कर देते हैं। समझ रहे हो बात को? वो बिजली का झटका देना पड़ता है, वो कंटिन्यूअस सप्लाई से नहीं हो रहा। भाई ये देखो, अपन ने जो पंखे को घुमाया, इनिशियल टॉर्क जो दिया, तो उसके अंदर वो काम तो, बिजली जो जा रही थी उसमें वायर जो जा रहा था, घर में 220 वोल्ट की जो बिजली आ रही थी, उससे नहीं हुआ वो काम, जो अपने छोटे से झटके से हो गया, है ना। पानी की जो मोटर है, सेम कंसेप्ट अपन वहां पे लगा सकते हैं। और क्या एग्जांपल दूं, एक बहुत फेमस एग्जांपल था जब मैं पढ़ता था तब, कैमरा। आजकल तो तुम्हारे पास वैसे कैमरे और मोबाइल में कैमरे, पहले वैसा वाला कैमरा हुआ करता था, क्लिक क्लिक वाला। तो वैसा कैमरा इमेजिन करो, उसमें सेल लगते थे, 1.5 वोल्ट के 2 सेल लग रहे हैं, कुल 3 वोल्ट का उसमें सप्लाई है, 220 वोल्ट नहीं है, मात्र 1.5 वोल्ट के 2 पेंसिल सेल लगे हुए हैं। वो बोलते तुमसे स्माइल प्लीज, तुम हंसते थे, और वो खींचते तो फ्लैश चमकता था। अब फ्लैश मतलब लाइट, एक 100 वाट का बल्ब के जितना फ्लैश। अब देखो, वो 100 वाट के बल्ब को चलाने के लिए, तुरंत चलाने के लिए आपको 220 वोल्ट की सप्लाई की जरूरत ही नहीं थी, वो 3 वोल्ट की सप्लाई से चल रहा था। तो यहां पर भी अपने दिमाग में एक सवाल आया कि यार ये सब क्या हो रहा है। तो कई बार अपन को इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि एक झटका दे, जिससे कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्टार्ट हो जाए। जो कंटिन्यूअस या रेगुलर सप्लाई के बस का बात नहीं है, जो रेगुलर सप्लाई चल रही है उसके बस का वो नहीं है। ये झटके वाले काम झटके से ही हो रहे हैं, कंटिन्यूअस सप्लाई वाले काम कंटिन्यूअस सप्लाई से होते हैं। बॉल को अगर मेरे को फेंकना है तो एक बार तो मेरे को उसको फेंकना पड़ेगा ना इनिशियली, उसके बाद वो ढरकती हुई चली जाएगी, वो उसका काम है। तो आपन कुछ करना पड़ता है, इनिशियल टॉर्क देना पड़ता है, इनिशियल झटका देना पड़ता है चीजों को चलाने के लिए। तो यानी कि अंदर आपन को कोई एक ऐसी चीज फिट करनी पड़ेगी जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रख ले, और जब जरूरत पड़े तब एक साथ वो धक्का लगाए, है ना। अपन को उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कोई एक ऐसी चीज रखनी है जो कि अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रख ले, और जब अचानक एनर्जी को फ्लो करने की जरूरत पड़े वो इक्विपमेंट अचानक एनर्जी को सप्लाई करे। इंस्टेंटेनियस एनर्जी के लिए जो चीज की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहा जाता है कैपेसिटर। क्या?
कैपेसिटर, कंडेंसर आम भाषा। पंखा बंद हो गया था तो हमारे गेस्ट ने कहा, जो भी हमारे घर में बड़े बुजुर्ग था, कि इस पर डंडा मारो ये चालू हो जाएगा। तो डंडे ने काम किया झटके का, वही काम आपन का। अच्छा, हालांकि वो समझ गया कि अब ये मैं रोज रोज तो करूंगा नहीं, इसका कंडेंसर खराब है, इसका कंडेंसर बदलो। आज तो डंडे से चला देगा, जीवन भर डंडे से चलाओगे क्या? नहीं। तो उसके लिए उसका करना क्या पड़ेगा? इलाज क्या है साहब? कंडेंसर वीक हो गया है, जो इंस्टेंटेनियस एनर्जी सप्लाई कर रहा था वो इक्विपमेंट खराब हो गया है। तो पंखे के कंडेंसर बदले जाते हैं, मोटर के कंडेंसर बदले जाते हैं। तो ये जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, ये बेसिकली कंडेंसर होता है। अब कंडेंसर का टेक्निकल नाम जो है वो है कैपेसिटर। तो आपन का बेसिकली अब चैप्टर नंबर 4 कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चालू हो गया। जब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो किसी भी मटेरियल में, किसी भी कंडक्टर में एनर्जी जो स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। किसी भी कंडक्टर में जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। अब आपन को करना यह है कि आपन को एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो कि इस एनर्जी को, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को, इसको स्टोर कर ले। क्या कर ले? स्टोर कर ले। समझ में आया? तो एनर्जी को स्टोर करने वाली डिवाइस को अपन कहते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर वो चीज है, देखो वायर अगर मैं लगाऊं, घर में वायर लगा हुआ, वायरिंग आई हुई है जिसमें 220 वोल्ट की सप्लाई है, और वो किसी फैन से लगी हुई है, फैन में, तो वो रेगुलर सप्लाई है, उससे झटका नहीं लगेगा। झटके के लिए अपन को यहां पर एक डिवाइस लगानी पड़ती है सिलेंड्रिकल, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? कैपेसिटर या कंडक्टर, कंडेंसर। वो इस एनर्जी को स्टोर करके रख लेगा, और जब अचानक एनर्जी फ्लो करवाने की जरूरत पड़ेगी, ये अपना काम कर देगा। तो बेसिकली कैपेसिटर इज अ डिवाइस जो कि आपको क्या प्रोवाइड करता है? इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी है। इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी है। वायर धीरे धीरे सप्लाई करता है एनर्जी को, कैपेसिटर एक फ्लो में यूज करता है। तो आपन को एनर्जी को अगर इकट्ठे यूज करनी है तो ये आपन को ये डिवाइस यूज करनी पड़ती है। बहुत काम का प्रैक्टिकल टॉपिक है और रिलेटेड टॉपिक है। अगर आपका एक भी टॉपिक छूटा, सन्नाटा छा जाएगा जीवन में, समझ रहे हो? तो अगर मर भी रहे हो तो वीडियो मत छोड़ना, इसके लगातार वीडियो 6-7 वीडियो में इसका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि क्या काम करता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको ये सब पढ़ना है, तो इसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर को समझते हैं और पढ़ते हैं। चलिए, हवाई क्लास। तो अब अपन देखिए क्या करते हैं। अपन पहले तो डिफाइन कुछ करके लिखते हैं, ठीक है ना? जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। अब आपन को करना यह है कि आपन को किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्फाइंड फॉर्म में रखना है, और आपन को अपना एक कैपेसिटर तैयार करना है। ठीक है ना? तो कैपेसिटर इज व्हाट? कैपेसिटर स्टोर एनर्जी in form of electric field in confined way। एक पर्टिकुलर तरीके में ऐसा होता है, ठीक है ना? इन कन्फाइंड वे। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, बात समझना। ये कंडक्टर है ना? इस कंडक्टर को हमने चार्ज दिया क्यू। बात समझना, 2 से 3 तरीके से समझाऊंगा। एक कंडक्टर को चार्ज दिया क्यू, ये सारा कंडक्टर कहां, सॉरी सारा चार्ज कहां पर आके डिस्ट्रीब्यूट हो गया? इस कंडक्टर के सरफेस पे। इसका रेडियस है मान लो r। क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर आउटवर्ड निकल रही है? तो आप बोलेंगे यस सर, निकल तो रही है। ठीक है? इसका पोटेंशियल भी हो जाएगा क्या कुछ? इस अब ये कंडक्टर है चार्ज करने पे, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? k/r। r मतलब सेंटर से लेकर किसी पर्टिकुलर जगह तक का वो डिस्टेंस है। अब मेरा सवाल ये है कि फिर ये भी तो एनर्जी स्टोर कर रहा है, इसका भी तो पोटेंशियल है। हाँ बिल्कुल है, इसका भी पोटेंशियल है, इसके अंदर भी कैपेसिटी है। कितना चार्ज स्टोर कर सकता है? क्या अपन इसको इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हैं क्या? नहीं। तो कितना ये कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये फिनोमेना अपन को पढ़ना है अच्छी तरीके से। देखो सबसे पहली चीज तो ये अपन पढ़े कि चार्ज जितना दूंगा उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। इस बात से एग्री कर रहे हो क्या? अगर मैं यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज दूंगा तो
दुगना यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा। 3 कूलम चार्ज दूंगा तो 3 गुना हो जाएगा, 10 कूलम चार्ज दूंगा तो 10 गुना पोटेंशियल हो जाएगा। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V। सबसे पहली चीज, जब ये, अब सवाल ये है कि सर क्या मैं अनलिमिटेड चार्ज देता जाऊं इसको? नहीं, यहां पर एक लिमिट है। उस लिमिट को कौन कंट्रोल कर रहा है? एक कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल हटा के मैंने एक कांस्टेंट लिखा C। ये C ही डिफाइन करेगा कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज। तो ये ही वो चीज है जिसको अपन बोलेंगे कैपेसिटेंस। ये बताएगा कि कितना चार्ज स्टोर होगा। समझ में आया? अगर मैं एक कंडक्टर मैंने लिया हुआ है, यहां पर मैंने तो क्यू चार्ज दिया, इनफाइनाइट चार्ज दे दूंगा क्या? नहीं दे सकता। तो कितना चार्ज देना है ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा उस कंडक्टर की कैपेसिटी। उसकी कैपेसिटी कम है तो कम चार्ज, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है तो ज्यादा चार्ज। तो वो कैपेसिटी दिख तो नहीं रही फॉर्मूले में, तो देखो उसको अपन ने क्या किया कि जितना चार्ज उस रेशियो में प्रोपोर्शनल बढ़ेगा पोटेंशियल। जाहिर सी बात है, फॉर्मूला आपके सामने है। अगर मैं किसी कंडक्टर को ज्यादा चार्ज देता जाऊंगा तो उसका पोटेंशियल ज्यादा होता जाएगा, कम करता जाऊंगा तो कम होता जाएगा। अब सवाल यह है कि चार्ज देना कितना है, तो वो देना कितना डिपेंड करता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पर, C पर। तो यहां से अगर मैं C का डेफिनेशन वाला फॉर्मूला निकालना चाहूं तो ये V नीचे चला जाएगा, Q बाई V। अब क्लास मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको पहले लेक्चर से बताता आया हूं। 11th में जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो 11th में जानते होंगे। मैंने हमेशा कहा है दुनिया में 2 प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, एक डेफिनेशन बेस्ड फॉर्मूला, एक डेरिवेशन बेस्ड फॉर्मूला। डेफिनेशन वाला फॉर्मूला आपको बताता है उसकी यूनिट, उसकी एमएलटीज, और डेरिवेशन की स्टार्टिंग। और डेरिवेशन वाला फॉर्मूला जो डिराइव होकर आता है वो बताता है उसकी डिपेंडेंसी, कि ये फिजिकल क्वांटिटी किन किन पर डिपेंड है। देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया है Q बाई V। ये किस किस काम में आता है? पहली चीज, अगर कोई भी डेरिवेशन स्टार्ट करनी है अपन को किसी चीज की कैपेसिटेंस निकालने की, पहला पॉइंट यही होता है। दूसरा, यूनिट अगर अपन को निकालनी है कैपेसिटेंस की तो ये स्टेप यूज होगी। एमएलटी निकालनी है तो ये यूज होगा। अगर आप ये कहो कि सर कैपेसिटेंस Q पर और V पर डिपेंड कर रहा है, गलत बात है। कैपेसिटेंस किसी भी मटेरियल का ना चार्ज पे डिपेंड करता है और ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस और या कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। क्योंकि यार वो तो हमने दिया है ना, मेरी बात को समझना। मैंने एक लोहे की बॉल आपको दे दी, अब सोचो लोहे की बॉल क्या चार्ज स्टोर कर सकती है? यस सर। तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? तो यार वो चार्ज देकर थोड़ी ना बताओगे आप कि मैंने उसको 5 कूलम चार्ज दे दिया। अगर आपने इस बॉल को 5 कूलम चार्ज दिया तो क्या आपकी कंफर्म होगी 5 कूलम से ज्यादा ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता? नहीं, कर भी सकता है। तो ये कैपेसिटी नहीं बता रहा कि कितना, अगर मैं किसी बॉडी को चार्ज देता हूं तो ये चार्ज देना इसकी कैपेसिटी को नहीं डिफाइन करता। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है एक इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, ना चार्ज पर ना पोटेंशियल पे डिपेंड ही नहीं करता। तो पहले तो बेसिकली समझ लेते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो ये बताता है कि वो कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। The capacity of a conductor to store the charge, कि वो चार्ज कितना स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी को अपन कंडक्टेंस कहते हैं। कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। और क्या काम आती है वो एनर्जी? कभी एक साथ इकट्ठा फोर्स लगाना हो, धक्का लगाना हो तो ये काम में आता है। मैंने अभी जो एग्जांपल बताया कि कंटीन्यूअस सप्लाई कई बार वो काम नहीं कर सकती जो धक्का कर देता है, ठीक है। तो वो धक्का देने का काम, एनर्जी को एक झटके में देने का काम कैपेसिटर करता है, ठीक है क्लास। अब अपन कुछ और इसकी बारीक बारीक सी चीजें समझते हैं उस फॉर्मूले को गौर में करके। उस फॉर्मूले को अपन और डिटेल में लेके चलते हैं। एक कैपेसिटेंस का अपन का जनरल फॉर्मूला आया है, डेफिनेशन वाला फॉर्मूला आया है Q बाई V। इस फॉर्मूले को लंबे समय तक याद रखें, ये रिलेटेड करता है R इक्वल्स टू V अपॉन I से। R V अपॉन I से मैच करेगा, अभी करवाता हूं। देखो इसका मतलब क्या है, अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी 3
फैरेड है, इस यूनिट को फैरेड कहते हैं, कैपेसिटेंस की यूनिट को क्या कहते हैं, फैरेड। अभी बता रहा हूं, 2 मिनट बाद बता रहा हूं। कैपेसिटेंस की यूनिट को 3 फैरेड फैरेड कहते हैं। इस किसी कैपेसिटर की यूनिट है, सॉरी इसकी कैपेसिटी है 3 फैरेड। तो मैं ये कहता हूं अगर इस पर 3 कूलाम चार्ज है 1 वोल्ट देने पर, तभी तो 3 फैरेड होगी। 3 फैरेड कब आएगा, जब यहां पर 3/1 होगा, है ना, या यहां पर हो जाए 6 और यहां पर हो जाए 2, या यहां पे हो जाए 9 और यहां पे हो जाए 3 नीचे। तो अब आप ये बताइए, यहां पर ये चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, क्या कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है? नहीं, कैपेसिटेंस इस केस में कितना है, इस केस में कितना है 3, इस केस में कितना है 3, इस केस में कितना है 3, तीनों ही केस में 3 है। तो ये कैसा रहा, कांस्टेंट रहा। तो क्या इसके और इसके बढ़ने पर कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। तो अपन ने क्या सीखा कि कैपेसिटेंस इसके और इसके चेंज होने से इंडिपेंडेंट होता है। हाँ, अगर मैं ये चेंज करता हूं तो ये चेंज हो रहा है, या ये चेंज करता हूं तो ये चेंज हो रहा है। तो Q और V आपस में रिलेटेड है, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम कैपेसिटी। सी बात समझ में आई आपको? चलिए अभी अपन इसकी कुछ चीजें समझते हैं। C इक्वल्स टू Q बाई D, C इक्वल्स टू Q बाई D, ये कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला है। C इक्वल्स टू Q अपॉन V। Q की यूनिट, अब मैं बात करता हूं जरा यूनिट्स की, ध्यान से सुन लेना, बोर्ड में 1 मार्क्स का आता है। सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट और एमएलटी तीनों की बात करूंगा। कैपेसिटेंस की यूनिट, ठीक है ना, कैपेसिटेंस। Q यानी कि चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलम, और पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, मगर इसका एक और नाम हो गया फैरेड। याद करो, मैंने आपको पहले या दूसरे लेक्चर में बताया था कि एक चार्ज की यूनिट होती है फैराडे। माइकल फैराडे के नाम पे एक चार्ज की यूनिट भी डिस्क्राइब है जिसका नाम है फैराड, ठीक है ना। वो 96,500 कूलम एक फैराडे होता है। चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट को अपन फैराडे कहते हैं। 96,500 कूलम एक फैराडे, पर ये फैराडे नहीं है, फेरेड है, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस की यूनिट्स है, कूलम पर वोल्ट या फेरेड। अच्छा, इसको अपन और भी तोड़ मरोड़ सकते हैं, क्योंकि कूलम को मैं बोलता हूं एम्पियर इनटू सेकंड, और वोल्ट क्या होता है, देखो वोल्ट यानी कि, या इसको अगर मैं एक स्टेप और चलाऊं, कूलम वोल्ट होता है जूल पर कूलम, ऊपर चला जाएगा तो कूलम का स्क्वायर अपॉन जूल। कूलम होता है एम्पियर इनटू सेकंड, उसका स्क्वायर, और जूल क्या हो जाएगा, न्यूटन कैपिटल एन इनटू मीटर। समझ रहे हो ये स्टेप? ये हो गया आपका एम्पियर स्क्वायर इनटू सेकंड स्क्वायर, न्यूटन, है ना। अब न्यूटन को आप किलोग्राम मीटर में बदलो तो हो जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। ये सेकंड गया ऊपर, तो एम्पियर स्क्वायर सेकंड की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। यहां से एमएलटी बना लो इसकी, किलोग्राम नीचे से ऊपर जाएगा तो n की पावर -1, मीटर नीचे से ऊपर जाएगा l की पावर -2, सेकंड यानी कि t की पावर 4, और एम्पियर यानी कि a की पावर 2। क्या ये इसकी एमएलटी समझ में आ रही है आपको? तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। यूनिट क्या हो गई, कूलम पर वोल्ट या फैरेड, कूलम पर वोल्ट या फैरेड, कूलम पर वोल्ट या फैरेड, ये इसकी यूनिट हो गई। और इसकी एमएलटी हो गई m-1 l-2 t4 और 8 की पावर 2। वैसे कई किताबों में आपको ये भी इसकी यूनिट मिलेगी, पर अपन सिर्फ इसी को यूज करेंगे, ठीक है। इसको उतारते हैं। अब अपन जरा इसकी सीजीएस यूनिट की तरफ चलते हैं, क्योंकि बोर्ड में सब आता रहता है। सीजीएस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, बात को समझो। अब देखो, कूलम अपॉन वोल्ट, तो कूलम को पहले कूलम की सीजीएस यूनिट में बदलो, तो कूलम की सीजीएस यूनिट थी 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, और वोल्ट को स्टैट वोल्ट में बदलो तो 1/300 स्टैट वोल्ट। जिन बंदों को नहीं पता वो प्लीज मेरे करस्पॉन्डिंग वीडियोस में जाएं और वहां पे इसकी सच्चाई का प्रमाण लें कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये सही है कि ऐसे दे दिया तो बोले। ये 300 नीचे से ऊपर जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल में है, तो ये 3 3 900 × 10⁹ स्टैट कूलम
अपॉन स्टेट वोल्ट। ये 9 इंटू 10 टू की पावर, ये 2 जीरो और ये 9 जीरो 11, और स्टेट कूलम अपॉन स्टेट वोल्ट को अपन बोलेंगे स्टेट फैरेड। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये सीजीएस यूनिट है, 9 इंटू 10 टू की पावर 9। देखो ये अपने आप में क्वेश्चन हो गया कूलम, अगर चार्ज के हिसाब से बात करूंगा तो। एक अपने आप में ये क्वेश्चन हो गया अगर पोटेंशियल के लिए बात करूंगा तो, और एक ये क्वेश्चन हो गया अगर अपन कैपेसिटेंस की सीजीएस यूनिट और उसका रिलेशन अगर निकालना चाहे तो। समझ में आई कि नहीं? एक फैरेड में कितने स्टेट फैरेड होते हैं? 9 इंटू 10 की पावर 9। समझ में आया? उतारो इस सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ छोटी मोटी चीजें, जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं तब एक एडिशनल क्वेश्चन बोर्ड देना चालू कर देता है, बोर्ड या कंपटीशन जो भी कहो। यहां पे कैपेसिटेंस है Q अपॉन V। अभी जरा मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। बेसिकली Q प्रोपोर्शनल टू V था। यस सर। ये पोटेंशियल है और ये चार्ज है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। ये जितना बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा, सीधी सी बात थी। स्ट्रेट लाइन समझ में आता है सभी को। स्ट्रेट लाइन का मतलब कांस्टेंट वाला मामला, यूनिफॉर्म वाला मामला। सी कैसा है यहाँ पर? सी यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रहा। जितना V चेंज होगा उसी रेशियो में Q चेंज होगा, तो डिवाइड उनका हमेशा। ये है एंगल। ये लाइन क्या बता रही है आपको? कैपेसिटेंस। ये लाइन कैपेसिटेंस बता रही है। ये एंगल है थीटा। अब जिन बच्चों को थोड़ा बहुत पता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता, जीरो पर है, वो सुनो। किसी भी ट्रायंगल का एक स्लोप होता है, वो थीटा होता है, और वो होता है बेसिकली टेन थीटा। अब स्लोप बताता क्या है? आपके घर के बाहर सीढ़ियों के साथ साथ एक स्लोप होता है ना, गाड़ियों ऊपर चढ़ाने के लिए, नीचे लाने के लिए। क्या करता है? स्लोप अगर ज्यादा है या स्लोप कम है, वो आपको डिफिकल्टी रीजन बताता है ना। स्लोप ज्यादा कम है, स्लोप कम है, वही स्लोप है। अभी ये ऐसा होता तो मेरे को ये बताना है कि एक ग्राफ ऐसा बना है और एक ग्राफ ऐसा बना है। दोनों में आप देख रहे हो, इसमें थीटा बड़ा है, इसमें थीटा छोटा है। तो इन दोनों का अपन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये अपने लिए कर सकते हैं, है ना। तो अब बात को सुनते हैं। किसी भी ट्रायंगल को आपने टेन थीटा निकाला होगा, आज तक कई बार निकाला होगा स्लोप। मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर इमेजिन करता हूं, ये 90 डिग्री और ये एक परपेंडिकुलर। ठीक है क्या? एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। अब मैं इस ग्राफ को निकालता हूं स्लोप, स्लोप ऑफ कर्व, यानी कि tan थीटा। अब बताओ tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये लाइन तो हुई इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन हुई। ये लाइन इसके पैरेलल है, y एक्सिस के। y एक्सिस क्या बता रहा है? Q। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? Q अपॉन बेस। बेस मतलब ये वाला एक्सिस क्या बता रहा है? V, यानी कि पोटेंशियल। तो इस ग्राफ का tan थीटा यानी कि स्लोप जो है वो Q बाई V है, जो कि अपने आप में क्या होता है? C। तो इसका मतलब जहां पर थीटा ज्यादा होगा वहां पे कैपेसिटेंस ज्यादा है, जहां पे थीटा कम होगा वहां पे कैपेसिटेंस कम है। थीटा और C प्रोपोर्शनल है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन, इसको उतारने के बाद मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि मेरे पास दो मटेरियल बॉडी है, एक ये V, एक Q। एक का ग्राफ ये है θ1 और एक का ग्राफ ये है, ठीक है। ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। किस में चार्ज दूंगा तो वो ज्यादा स्टोर करेगा? अब ऐसा सवाल जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता वो तो हो गया। आप ये बताओ कि tan θ1 बड़ा है या tan θ2 बड़ा है? तो आपको ग्राफ देखने से पता लग रहा है कि tan θ2 जो है वो तो ज्यादा बड़ा है। देखो, और tan θ1 क्या है? छोटा है। तो अब आप बताओ tan θ1 जो छोटा है तो C1 जो है वो छोटा होगा, C2 जो है बड़ा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि इस वाली बॉडी की कैपेसिटी तो कम है, इस वाली बॉडी की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है। आ गया आंसर, सिंपल। तो ये एक तरीके से आपको एक अलग लेवल पर लेकर जाता है, ठीक है ना। अच्छा, कई बार एग्जाम में क्या कर देते हैं, अगर कोई बच्चा रट्टाफिकेशन करके जाता है तो वो क्वेश्चन को उल्टा कर देते हैं। वो क्वेश्चन को उल्टा कर देते हैं, यहां पे कर देंगे Q और यहां पे कर देंगे V। अब क्या करोगे? तो अब आपका 1/tan थीटा C हो गया। ये उल्टा हो गया ना। अब परपेंडिकुलर ये है यानी कि V और बेस कितना है? C। हाँ सर,
क्यू, v अपॉन क्यू। ये हो गया टेन थीटा। उल्टा पुल्टा कर दो तो 1/10 थीटा, इसका उल्टा हो गया क्यू बाई वी। अब ये सी हो गया, अब हुआ ना ये सी, तो 1/10 थीटा इज इक्वल टू सी। बात समझ में आई आपको? तो यहां पे जिसका एंगल छोटा होगा उसका कैपेसिटेंस बड़ा होगा। अगर क्वेश्चन में यहां पर v है और यहां पर q है, अब ये θ1 और ये θ2, अब बताइए किसकी कैपेसिटी ज्यादा है? अब एक ही ज्यादा है, जिसका एंगल छोटा उसका कैपेसिटेंस बड़ा, क्योंकि अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आते हैं। तो उम्मीद है आपको इसका कंसेप्ट भी समझ में आया होगा, एंगल वाला। ठीक है, चलिए इसको उतारते हैं। ये कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको मॉड्यूल में दिए हैं, आपके पास कैपेसिटेंस वाले चैप्टर का मॉड्यूल पहुंच चुका है, पोटेंशियल वाले चैप्टर के ही साथ में है वो भी, तो आप सबको पढ़ते हैं, है ना। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। अब मेरा काम है आपको एक चीज सिखाना। वो चीज क्या है? देखो, मैं अगर ये बताऊंगा कि कैपेसिटेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है तो अभी वो वेग हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई फॉर्मूला तो आपने पढ़ा नहीं है। तो मैं आपको बेसिकली एक छोटी सी चीज की डेरिवेशन करवाता हूं, छोटी सी डेरिवेशन, ठीक है ना। देखो, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, याद रखें कंडक्टर। एक मैंने कंडक्टर लिया, उसको मैंने चार्ज दिया Q। कितना चार्ज दिया इसको हमने चार्ज दिया Q। वो चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूट जाएगा? सरफेस पर। ये इसका रेडियस है क्लास स्मॉल r। कितना रेडियस है इसका? स्मॉल r। अब इसका पोटेंशियल कितना है? K Q अपॉन r, सरफेस पर। सरफेस पर इसका पोटेंशियल K Q अपॉन स्मॉल r है, ठीक है क्लास। अब मेरे को इसकी कैपेसिटी पता करनी है। तो देखो, मैंने क्या कहा है आपसे कि डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए डेफिनेशन वाला फॉर्मूला ही काम में लेना है। दो फॉर्मूले होते हैं, डेफिनेशन, एक डेरिवेशन। डेफिनेशन वाला फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं, वही यूज करोगे हमेशा। आज नहीं, हमेशा किसी भी डेरिवेशन से पहले आपको वही काम करना पड़ेगा। Q बाई V इक्वल्स टू C। अब V कितना है भाई? Q तो इसको Q ही दिया है, इसका पोटेंशियल है K Q अपॉन R। R चला गया ऊपर, अपॉन K। या तो ये लिख देना, या K का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी पलटी खा के ऊपर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो आपके पास कैपेसिटी आई स्फेरिकल कैपेसिटर की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब आप बताओ कि क्या ये कहीं पर Q पर या V पर डिपेंडेंट है? तो आप कहोगे नहीं है सर। तो क्या डेरिवेशन एक्चुअल कैपेसिटी ये है? वो सिर्फ डिफाइन था, वो डिफाइन को मैनेज करने के लिए ये था, इस पर डिपेंडेंसी नहीं है। जैसे आप R को कहते हो कि R V अपॉन I, तो ना तो R इस पर डिपेंड है ना इस पे। बेसिकली फॉर्मूला R का कुछ और है, रो L बाई अपॉन A। बेसिक फॉर्मूला तो वो है, वो नेचर ऑफ द मटेरियल और वो सब लेंथ में, तो डायमेंशन पे डिपेंड करता है, ना V पे ना I पे। बेसिक फॉर्मूला याद करो, 10th क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था उसका, वहां पे डिपेंडेंसी है, ठीक है ना, लेंथ पर, एरिया पर, रेजिस्टेंस। इसी प्रकार से कैपेसिटी यहां पर, कैपेसिटेंस का डेफिनेशन फॉर्मूला ये है, छोड़ो, आओ कैपेसिटेंस की डेरिवेशन वाले फॉर्मूले पे। ये क्या है सर? रेडियस। तो सबसे पहली बात तो साइज पे डिपेंड करेगा। अगर इसकी रेडियस कम है तो कम चार्ज, और ज्यादा रेडियस है तो ज्यादा चार्ज। मतलब अगर कोई छोटा है कंडक्टर, छोटी बॉल है, तो उस पर आप चार्ज कम दोगे, अदरवाइज वो रिपेल करना चालू कर देगा। और अगर कोई बड़ा है तो उस पर आप ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि अपन आर की बात करें तो कैपेसिटी इज डिपेंड्स ऑन शेप, या हाँ शेप एंड साइज बोल सकते हैं इसको अपन, शेप एंड साइज। कहां पे डिपेंड करेगा? साइज आर और शेप उसकी। भाई इस जाहिर सी बात है, अगर स्फेरिकल है तभी तो रेडियस की बात चल रही है, नहीं तो लेंथ की बात चलती है ना, सिलेंड्रिकल होता तो सी काय पे डिपेंड कर रहा है? शेप एंड साइज पे। और ये देखो एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है मीडियम। ये वैक्यूम की बात कर रहा है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट लगाया है। और अगर ये वैक्यूम नहीं है तो आप एप्सिलॉन यूज करते हैं, एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं करते। मतलब सराउंडिंग ऑफ द कंडक्टर
कि उस कंडक्टर की सराउंडिंग में क्या है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्या पे डिपेंड कर रहा है, सराउंडिंग पर, और उसके अंदर कितना चार्ज अपन दे सकते हैं, यानी कि शेप और साइज पर। अगर उसका साइज बड़ा है तो अपन ज्यादा चार्ज दे सकते हैं, अदरवाइज को कम चार्ज से काम चल जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर, कैपेसिटेंस किसी भी चीज की ऑलवेज पॉजिटिव होती है। सी इज ऑलवेज पॉजिटिव। भाई या तो रखेगा या नहीं रखेगा चार्ज को, या तो रखेगा या नहीं, नेगेटिव वाला कोई कंसेप्ट नहीं। बात समझ में आ रही है, नेगेटिव वाला कोई कंसेप्ट नहीं है कि कैपेसिटी किसी चीज की नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं होती। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये इंडिपेंडेंट होता है। सबसे पहली बात तो हाँ ये भी लिख लो कि इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम Q एंड V। कैपेसिटेंस चार्ज से और पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट होता है। और एक कई बार क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में, मैंने मॉड्यूल में भी दिया हुआ है कि क्या किसी कंडक्टर को आप इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हो। अब ये भी डिस्कस किया था, तो आंसर है नहीं। किसी भी कंडक्टर को अपन उसकी कैपेसिटी से ज्यादा चार्ज अगर देंगे तो चार्ज लीक हो जाएगा। हाँ, अगर कोई छोटी सी बॉल है, उस बॉल पे आप कई सारा चार्ज डाल दो तो वो जब पास आ जाएगी लिमिट से ज्यादा, तो वो आपस में क्या करना चालू कर देगा, रिपेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन किसी भी कंडक्टर को उसकी लिमिट से ज्यादा, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते हैं। बात समझ में आई। तो अपन सिंपल ले सकते हैं, कैपेसिटी से ज्यादा चार्ज देंगे तो क्या कर जाएगा, लीक कर जाएगा। उसको अपन कैसे लिखेंगे, एवरी कंडक्टर शुड contain charge according to its their capacity। कैपेसिटी से ज्यादा अगर चार्ज देंगे तो क्या, चार्ज लीक कर जाता है, रिपेल हो जाएगा, उसके सरफेस से बाहर चला जाएगा। बात समझ में आई अपन को। अच्छा, क्या अर्थ एक अच्छा कंडक्टर है। हाँ सर, अर्थ तो कंडक्टर है। अर्थ का रेडियस कितना है, ये अर्थ है, अर्थ आंटी है। अर्थ की रेडियस कितनी है, अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 × 10⁻7 पड़ा होगा तुमको। ठीक है, इसको मीटर में बदलेंगे तो कितने, 1 2 3 शून्य और लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये अपन ने, ठीक है। खैर, ये रेडियस मीटर। क्या अर्थ की भी कैपेसिटी होगी, हाँ, 4πε0 इनटू, तो देखो 4π की वैल्यू पता है, ε0 की पता है, या वो 9 वाले फॉर्मूले से रख देना, और ये हो जाएगा आपका बेसिकली, इसको इससे करो R/K से। ठीक है ना, तो K की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, 1/4πε0 के हिसाब से 9 × 10⁻9, उल्टा पुल्टा जाएगा, ये आता है 711 माइक्रोफैरेड। करके देखना, 711 माइक्रोफैरेड। वैल्यू पता ही है तुम्हें, K की भी पता है और अर्थ की रेडियस की होगी। अब ये बताओ मेरे को जरा, ध्यान सुनना मेरी बात, अर्थ से बड़ा कंडक्टर आपन के लिए अभी तक नोन तो नहीं है। भाई आपन जो भी डेली लाइफ में कंडक्टर देखते हैं वो अर्थ से तो छोटे ही हैं। अर्थ अपनी निगाह में सबसे बड़ा कंडक्टर है, पहली बात एग्री करते हो, यस। दूसरी चीज, उसका कैपेसिटेंस कैलकुलेशन के बाद आता है 711 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड समझ रहे हो, 711 × 10⁻6 फैरेड। क्या छोटा नहीं है यार अर्थ के हिसाब से? हाँ सर। यानी कि क्या अर्थ की कैपेसिटी कम है? नहीं, यानी कि ये कि जो फैरेड होती है वो एक बहुत बड़ी यूनिट है। जी हाँ, फैरेड अपने आप एक बहुत बड़ी यूनिट है। इतनी बड़ी यूनिट है कि अगर फैरेड के सन में 10⁻6 यूज करूं तब अर्थ की कैपेसिटी निकल रही है। अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर होती हुई उसकी कैपेसिटी माइक्रो में आ रही है। इसका मतलब फैरेड एक बड़ी यूनिट है। तो समझ में आया आपको? बेसिक लेक्चर था कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस एक फंक्शन है कि अपन कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं किसी कंडक्टर में, है ना। किसी भी चीज में एक ऐसा मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, रिमोट में, टीवी में, हर जगह इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हर जगह एक चीज ऐसी होती है जो कि चार्ज को स्टोर, एनर्जी को स्टोर करके रख लेती है। जरूरत पड़ने पर उसको अचानक फ्लो करती है। अचानक फ्लो करने से कई काम, जो मतलब जहां पे इनिशियल एनर्जी की जरूरत होती है वहां पे वो यूजफुल है। और आजकल सब जगह इनिशियल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको फैन का एग्जांपल, कैमरे का एग्जांपल, मोटर का एग्जांपल ये सब बताया। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज। किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। काहे के लिए चार्ज स्टोर कर रहा है? ताकि वो आगे चल के उस चार्ज का यूज कर सके।
वेरियस तरीके से। अब अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करना है किसी कंडक्टर में इन कन्फाइंड वे, उसी को अपन को इस चैप्टर में डिटेलिंग करनी है। ठीक है, अपन ने उसके लिए पढ़ा कि साहब बेसिक फॉर्मूला क्या है, Q प्रोपोर्शनल टू V, जितना चार्ज उतना पोटेंशियल, प्रोपोर्शनल आया, कैपेसिटेंस लगाया, C काय पे डिपेंड करता है उस बारे में चर्चा हो गई, काय पे डिपेंड नहीं करता है उस पर भी चर्चा हो गई। ठीक है, काफी गर्मी है। और उसके बाद उसकी यूनिट हो गई, MLT हो गई, CGS यूनिट हो गई, रिलेशन हो गया और एक एंगल वाला फॉर्मूला हो गया। इस एंगल वाले अभी तक जो करवाया इसी को लेकर कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे। तो बी फास्ट एंड बी क्विक, फटाफट उस क्वेश्चन को करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।